देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पुगजॉय यादव। भारत चीन सीमा पर हालात तनावपूर्ण बने हैं। श्रीनगर लेह हाईवे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। एलएसी के कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। हिंसक झड़प में चीन को भारी नुकसान हुआ। चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। चीनी पोस्ट पर एम्बुलेंस और स्ट्रेचर देखे गए हैं। सूत्र ये कहते हैं चीनी सेना का कमांडिंग ऑफिसर भी ढेर हुआ है। एलएसी झड़प पर उच्च स्तरीय बैठक लगातार जारी है। सीडीएस तीनों सेनाओं के प्रमुख और इस बैठक का हिस्सा हैं। देखिए, हाई लेवल मीटिंग लगातार चल रही है। चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए। इससे पहले शुरुआती दौर की अगर बात करते हैं, जब कल ये पूरी खबर सामने आती है, उस दौरान में चर्चा इस बात को लेकर होती है। जानकारी ये आती है सामने कि 3 हमारे जवान हमने खो दिए हैं, शहीद हो गए हैं हमारे जवान। लेकिन दूसरी तरफ पहले खबर ये आती है कि वहां 11 लोग झड़प में घायल हुए हैं, जबकि 5 लोग मारे गए। लेकिन अभी एक और अपडेट कल शाम को आता है, जिसके बाद से जनता में इस वक्त देखिए दुख का माहौल लगातार बना हुआ है, क्योंकि हमने जिस तरीके से अपने और जवानों को खोया है, ये एक तरफ हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारे जवानों ने लोहा लिया और उसके बाद मुंह तोड़ जवाब भी दिया चीनी सेना को। लेकिन दूसरी तरफ हमने अपने जवानों को खोया भी है और देश उनकी इस कुर्बानी को कभी नहीं भूल सकता। उन्हें शत शत प्रणाम, उन्हें शत शत नमन। चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। चीनी पोस्ट पर एम्बुलेंस और स्ट्रेचर देखे गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, चीनी सेना का कमांडिंग ऑफिसर भी ढेर हुआ है। अपडेट्स लगातार आपको दे रहे हैं। चीनी सीमा पर लगातार तनाव बना हुआ है। एलएसी झड़प पर उच्च स्तरीय बैठक का दौर भी लगातार देखने को मिल रहा है। कल से लगातार हम देख रहे हैं हाई लेवल मीटिंग चल रही है और अब भारत चीन सीमा पर हालात बेहद तनावपूर्ण है। इस वक्त सरकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती यह है कि अगला कदम सरकार का क्या होना चाहिए। क्या सैन्य कार्रवाई होनी चाहिए या फिर आगे इस पूरे मामले को कैसे सुलझाया जाए, इसको लेकर तमाम बातचीत इसी हाई लेवल मीटिंग के दौरान में चल रही है। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, लेकिन हमारे अपने भी सेना के जवान इस झड़प के दौरान में शहीद हुए हैं। हिंसक झड़प जिसमें चीनी सेना का कमांडिंग ऑफिसर भी ढेर हुआ है और 40 से ज्यादा हताहत हुए हैं। गलवान घाटी के पास झड़प में चीन को भारी नुकसान हुआ। चीन का कमांडिंग ऑफिसर भी मारा गया। सूत्रों के हवाले से अभी तक जानकारी मिल पा रही है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी के पास हुई हिंसक झड़प में चीन को भी भारी नुकसान हुआ है। बॉर्डर के पास हुए तनाव के बाद बड़ी संख्या में एम्बुलेंस स्ट्रेचर पर घायल और मृत चीनी सैनिकों को ले जाया गया। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से बताइए जा रहा है कि चीन के करीब करीब 40 से ज्यादा सैनिक हताहत हुए हैं। हालांकि चीन ने अपनी ओर से इसकी कोई पुष्टि नहीं की है और जानकारी यह भी है कि इस घटना में चीन का एक कमांडिंग ऑफिसर भी ढेर हुआ है, जो कि झड़प की अगुवाई कर रहा था। बता दें कि भारतीय सेना के भी कमांडिंग ऑफिसर की झड़प में जान गई थी। और साथ ही साथ जानकारी यह भी है कि 15 से 16 जून की रात को गलवान घाटी के पास दोनों ही देशों के सैनिकों के बीच जो हिंसक झड़प हुई, उसमें चीन को बड़ा नुकसान हुआ है। और जीडी बख्शी साहब हमारे साथ में, रक्षा विशेषज्ञ। जीडी बख्शी जी, स्वागत है आपका। आवाज पहुंच रही है सर आप तक? जीडी बख्शी जी, लगातार हाई लेवल मीटिंग चल रही है और अब सरकार के समक्ष बड़ी चुनौती ये है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपके लिहाज से, क्योंकि आप तो लगातार इन तमाम पहलुओं को बहुत ही करीब से देख रहे हैं। अभी क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, मेरी राय में अब हमको वही करना चाहिए जो कि हमने 1967 में किया था। एक लिमिटेड लेकिन ठोस जवाब, जो कि चीन को बता दे कि अब ये मजाक बहुत हो गया, तमाशा बहुत हो गया। 21 लोगों की जाने हम ऐसे जो है हल्के में नहीं ले सकते। 21 हमारे एक कर्नल 20 जवानों की जाने गई। ये एक बहुत बड़ी सीमा रेखा चीन ने फांद दी है परसों गलवान की घाटी में, और इसके आगे हमको क्लियर चेतावनी दे देनी चाहिए कि हमें बाद में दोष न देना। आपने जो है जरूरत से ज्यादा हद पार कर दी है और अब हम अपने जो सैनिकों को अपनी आत्मरक्षा में फायर करने का आदेश देंगे। ये हमारी सरकार को क्लियर कह देना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आई डोंट नो किस वजह से वो हेजिटेट कर रहे हैं और अभी भी शांति का प्रयास कर रहे हैं। ये मुझे शांति होती नहीं दिख रही, क्योंकि लगातार 1.5 महीनों से बातचीत हुई जा रही है। पिछले 30 साल से बातचीत हुई जा रही है। 23 राउंड हो चुके हैं आपके। ये तो अब आपको, मैं नहीं कहता कि आप पूरा जंग छेड़ दें, लेकिन मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए, जो 1967 में किया था आपको शायद एक बार फिर करना पड़ेगा, हो सके तो 2 बार करना पड़ेगा। लेकिन तब तक क्लियर संकेत नहीं जाएगा कि ये साहब मजाक नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चीन ने अब हर सीमा को लांघ दिया है और अब चीन के साथ में बेहतर हम संबंध बनाएं, इस ओर प्रयास करने की बजाय हम उसको ये सबक सिखाएं कि चीन वालों तुम भी देख लो,
अगर ऐसी हरकत करोगे तो उसका जवाब भारत क्या देता है? बिल्कुल, हमको अब मेरे ख्याल बिल्कुल क्लियर कर देना पड़ेगा कि साहब एक रेड लाइन पार हो चुकी है, दस फॉर नो फर्दर, प्लीज। जीडी बख्शी साहब, एक सवाल सबके जहन में आ रहा है। कल तक की तस्वीर देखते हैं तो पहले हमें ये था कि हमने अपने जवानों को खोया, लेकिन उसके बाद में खबर आती है, एक सुकून सा लोगों के जहन में था कि चलिए अगर हमारे जवान शहीद हुए तो हमने उनसे ज्यादा उनके मार गिराए हैं। क्योंकि भारतीय लोगों में इसी तरह की बातचीत लगातार चल रही थी, मतलब सभी जो आम नागरिक हैं। लेकिन अचानक से खबर आती है कि हमने भी अपने 20 से ज्यादा जवानों खोए हैं, और उसके बाद फिर आता है कि चीन के भी 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। इस बीच आप क्या समझ पा रहे हो, उस दौरान में ऐसा क्या हुआ होगा कि हिंसक झड़प इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अचानक से हम भी मुंहतोड़ जवाब देते हैं, उसमें चीनी सैनिकों को हम ज्यादा घायल करते हैं, लेकिन हमारे अपने भी जवान शहीद हो जाते हैं? देखिए साहब, मेरा सिर्फ कहना, इतनी छोटी सी गुजारिश है, 33 साल मैंने फौज में गुजारे हैं। ये तमाशा नहीं चलता कि आप छुरी से लड़े, आप लकड़ी से लड़े, पत्थर से लड़े, लाठी से लड़े। हिंदुस्तान की सरकार 1,80,000 से ज्यादा करोड़ रुपए खर्चा कर रही है राष्ट्रीय सुरक्षा पे। आपके हर एक जवान के हाथ में हथियार है, आपके पास मशीन गन है, मोर्टर, तोपें, टैंक, सब कुछ है, एयरफोर्स है, नेवी है। तो मैं कह रहा हूं कि अब आत्मरक्षा में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि क्योंकि इससे बड़ा भारी धोखा हो सकता है, इससे बड़ा भारी भलेखा हुआ था। 67 में भी ऐसा हुआ था। हमारे जवान धक्का मुक्की तक ही अपने आप को सीमित रख रहे थे, क्योंकि तब तक चीन सीमित रख रहा था धक्का मुक्की पे। यकायक चीन ने फायर खोला और हमारे 50 जवान मार दिए थे नाथुला। और फिर हमने जवाबी कार्रवाई करी, तोपें खोली, सब कुछ खोला, तब जाके ये जो है स्थिति नियंत्रण में आई थी और 53 साल भारत चीन सीमा पर शांति रही। बहुत शुक्रिया। शांति चाहते हैं जी सर, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। और मेरे सहयोगी तुषार भी जुड़ गए। तुषार, क्योंकि हाई लेवल बैठक लगातार चल रही है, उस संबंधित कोई जानकारी अभी तक आपके पास? तुषार, आप सुन पा रहे हैं क्या? तुषार, अभी क्या कुछ अपडेट आ रहा है? पूजा, लगातार अगर देखें अभी हाई लेवल मीटिंग को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि भारत के अंदर अभी तक सबसे बड़ी जो लोगों की नजर है, आवाम की जो नजर है, वो इस बात पर है कि सरकार क्या कुछ रुख अपनाती है। क्योंकि देखिए, कल से ही अगर देखिए 3 स्तर पर बातचीत चल रही थी। विदेश मंत्रालय चीन के विदेश मंत्रालय से बातचीत कर रहा था, डिप्लोमेसी के स्तर पर सैन्य अधिकारी जो थे वो लगातार सैन्य अधिकारियों के संपर्क में थे, और दूसरी तरफ अगर देखें तो सेना से बात कर रही थी। यानी कि जो गर्मा गर्मी हुई उसके बाद भी वहां पर कमांडिंग ऑफिसर्स जो थे वो लगातार आपस में बात कर रहे थे। तो आपकी नजर इस बात पर कि सरकार का रुख क्या होगा, क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सरकार की तरफ से कोई रुख सामने नहीं आया, लेकिन कल से लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल रात भी लगातार बैठकें चलती रही। कल जब ये घटना की जानकारी मिली थी उस दौरान भी सीडीएस के साथ तीनों सेना अध्यक्षों की बातचीत हुई थी, और अब से कुछ ही देर बाद एक और बैठक राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री करेंगे, जो कि तमाम सेना अध्यक्षों के साथ होगी। तो देखिए, बैठकों का दौर तो लगातार चल रहा है, लेकिन अभी तक इस पर नजर बनी हुई है कि सरकार की तरफ से रुख क्या होगा। दूसरी तरफ एक अपडेट मैं आपको और बता दूं, ये एक खबर और बता दूं कि देश के अंदर एक आवाज उठने लगी है चाइनीज गुड्स को लेकर, प्रोडक्ट्स को लेकर, कि उसको बॉयकॉट कर देना चाहिए। ये आवाजें तो पहले भी उठती थी, लेकिन आज जो चाइना ने हरकत की है उसके बाद ये आवाज उठने लगी है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को, चाइनीज गुड्स को बॉयकॉट कर देना चाहिए। तमाम शहरों से तस्वीरें आ रही हैं जो कि हम दिखा भी रहे हैं। तो देश के आवाम के अंदर एक बहुत बड़ा आक्रोश और एक गुस्सा दिखाई दे रहा है। उधर ग्लोबल टाइम्स की हम बात करें, जो कि चीन का एक सरकारी मीडिया कहा जाता है, उधर से लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि ये पूरी घटना जो थी ये चीन ने नहीं, ये भारत ने की है। चीन की तरफ से यह भी कहा गया है कि भारत अपने सेना के जो जवान हैं उनको कंट्रोल में रखे, उनको नियंत्रण में रखे, उनके आक्रोश को ठंडा कर रखे। लेकिन ये एक बहुत ही कहना चाहिए एक दोगला बयान है, उसका हिपोक्रेसी साफ तौर पर चीन की दिखाई देती है। 1962 की वॉर से पहले जब माओ से भारत आए थे, उन्होंने भी इस बात को कहा था कि हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन दूसरी तरफ वो वहां पर कब्जा कर रहे थे, और अक्साई चीन वाला जो इलाका था लद्दाख का, वो हमने उस वक्त खो दिया था क्योंकि एक सड़क बना दी थी। ये कोई पहली मर्तबा नहीं। 1962 फिर 1967 में मुंह की खाने के बाद चाइना ने 1975 में एक बार फिर हिमाकत की थी, जब चाइना सामने आया था और एक बार फिर से, लेकिन तब भी उसने मुंह की खाई। और उस टाइम हमारे 4 या 5, अगर मैं ठीक हूं तो, हमारे जवान शहीद हुए थे। और उसके बाद 45 साल तक कोई भी घटना वहां पर नहीं हुई, गलवान घाटी में नहीं हुई, लद्दाख की कोई भी ऐसी घटना पे नहीं। बीच बीच में झड़प होती थी, एक दूसरे को धक्का मुक्की की जाती थी, लेकिन वो एक पार्ट था उस जगह के कल्चर के तौर पर भी कह सकते हैं, जब सेना के अधिकारी आपस में एक दूसरे को तू तड़ाक करते हो। लेकिन 2020
कि ये 2020 की कल की तारीख जो थी, परसों की तारीख जो थी, वो गलवान घाटी के अंदर 20 जवानों के शहादत की खबर है। अभी तक जो आपने अपडेट का सवाल पूछा, अपडेट यही है कि 20 जवान भारत के हैं जो कि शहादत हो गई है जिनकी। आज उनकी लिस्ट भी जारी हो जाएगी, कौन कौन से शहीद हैं वो बिहार रेजिमेंट के ज्यादातर बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ चीन के 40 जवान ऐसे हैं जो कि या तो घायल हुए हैं या फिर मारे गए हैं। 40 से 43 की संख्या बताई जा रही है। हालांकि अभी तक चीनी सरकार की तरफ से या सैन्य अधिकारियों की तरफ से इस पर कोई खुलकर नहीं बोला गया। अच्छा तुषार, क्योंकि जो हाई लेवल की बैठक चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इसके अलावा विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, सभी मंत्री इस वक्त मौजूद हैं इस हाई लेवल मीटिंग में। सीडीएस मौजूद हैं, तीनों सेना के प्रमुख मौजूद हैं। तो अभी क्या इसके मायने निकाले जाएं? क्या जवाब दिया जा सकता है करारा, या फिर यहाँ सैन्य कार्रवाई होगी, या बातचीत के जरिए इस पूरे मसले को सुलझाया जाएगा? इसको लेकर अभी तक न्यूज रूम में क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं? इसको लेकर कोई ज्यादा अपडेट अभी तक मिल पा रहा है क्या? बिल्कुल पूजा, देखिए इसी पर सबकी नजर है। देश की 130 करोड़ की आबादी यही जानना चाहती है कि प्लान क्या होगा अब सरकार का, क्योंकि देखिए वॉर रास्ता नहीं होता, क्योंकि वॉर अगर हम करेंगे तो वो हमारा आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। जंग किसी भी देश को, दोनों ही देशों को 10-10, 20-20 साल पीछे लेकर जाएगी। और एक प्रैक्टिकली ग्राउंड पर एक चीज देखें, अगर लड़ने, आरबी शर्मा डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़ गए हमारे साथ में। आरबी शर्मा जी, स्वागत है आपका भी। आवाज पहुंच रही है सर आप तक? हाँ पूजा, थोड़ा सा ऊंचा मैं आगे सुनना भी चाहूंगा थोड़ी देर। हाँ आरबी शर्मा जी, आप लगातार तस्वीर देख ही रहे हैं, कल से लेकर अब तक भारत चीन के बीच में जो लगातार अब तनाव बढ़ रहा है, तनाव की स्थिति जो लगातार बढ़ रही है, उसके मद्देनजर आपकी अपनी राय क्या है? क्या स्टैंड होना चाहिए भारत का? भारत ने एक बहुत सही स्टैंड लिया है। इसके 3 रूप हैं जी। पहला तो ये लोकल लेवल पर हमने उनको, ये ठीक है हमारे 20 लोगों की शहादत हुई है, लेकिन हमने उसको जिसे असली कहते हैं मुंह तोड़ जवाब, तो लोकल लेवल पर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। कमांडर्स लेवल पे और हायर कमांड लेवल पर इस बात की तसल्ली की गई है कि उन्हें सही जवाब दिया जाए मिलिटरीली। उसके बाद जो बाकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार चीन की वो हुई है और हमने जिस प्रकार इस मामले को हैंडल किया है, और अपने इंडियन ओशन से हमारी नेवी जो तैयारी है और उधर जो है ये एक सही कदम उठा है। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमने इस बात का सही स्वरूप संसार को दिखाया है, तो आज चीन उसके कारण से जो इंटरनेशनल पावर प्ले है उसमें गिरता जा रहा है। तो जो अभी तक जो स्टैंड तीनों लेवल पर, लोकल और रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो लिया गया है और जो लिया जाना है, जिसकी तैयारी हो रही है, वो सही है। ये मैं पता नहीं है कि चीन का, इसके चीन की सरकार का, चीन की पार्टी का इसका क्या रुख रहता है, ये इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन हम अपने गौरव, अपने भारत भू के लिए एक इंच डिफेंड करने के लिए हम हर समय, हर स्थान पर तैयार हैं। 1967 के बाद सोमवार को सबसे बड़ा टकराव हुआ, और अब क्या हम हिंदी चीनी भाई भाई का ये जो नारा था, इसका क्या बोझा ढो रहे हैं? देखिए ऐसा है कि एक ये बात आप ठीक कह रही है कि 1967 के बाद वायलेंट एक्शन पहली बार यहाँ हुआ है। वैसे चीनी प्रदर्शन नॉन वायलेंट होते रहे हैं, और इस वाले प्रदर्शन में भी उन्होंने गोली या फायर का इस्तेमाल नहीं हुआ है। चीनी वापस जाके तैयारी करके बांस लेकर, और बांसों में कील लगी हुई थी जी। ये है कि वो कील उसमें गड़ी हुई थी, तैयारी के साथ वो आए थे, और उन्होंने सीधे से जो सीओ पर जो सिर पर हमला इस प्रकार का जो हुआ है, उसका जवाब तो मुंह तोड़ दिया गया है। लेकिन ये कहना है कि भाई हमारे ये हिंदी चीनी भाई भाई ये हम बने रहे हैं, हम बने नहीं रहे हैं हिंदी चीनी भाई भाई। हमें उनकी तरफ से हमेशा इस प्रकार की संभावनाएं रही हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट और कम्युनिस्टों का ये एम्पायर जो है चीन असल में कोई एक देश नहीं है। ये कम्युनिस्ट एम्पायर है, कम्युनिस्ट एम्पायर है, साम्राज्य है। और इसके बाकी जो ये उपनिवेश हैं, जैसे तिब्बत है, सिंकियांग है, जिनजियांग है, मांचूरिया है, ये जो सब है, ये इससे टूटने के लिए तैयार बैठे हैं। आज चीन की वो हालत है
जो सोवियत यूनियन की हालत थी कुछ साल पहले। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए आपका। देखिए, पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में ये हिंसक झड़प हुई जिसमें हमने अपने 20 जवानों को खोया है, लेकिन ये कह लीजिए कि हमने मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। लगातार तुषार हमारे साथ बने हुए मेरे सहयोगी। तुषार, क्योंकि हम लगातार बातचीत कर रहे थे कि अब सरकार का अगला कदम क्या होना चाहिए, अभी जो लगातार बैठक चल रही है उसमें तमाम मंत्री मौजूद हैं, तमाम सेना के प्रमुख मौजूद हैं, सीडीएस मौजूद हैं और स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है और तमाम जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आपने भी जैसा जिक्र किया कि युद्ध समाधान नहीं है क्योंकि दोनों ही राष्ट्रों को इससे नुकसान होगा। लेकिन एक सवाल जो रह रहकर मन में आता है ये कि अब जब चीन इस बात को बखूबी जानता है कि सैन्य ताकत के मामले में भारत बहुत मजबूत हुआ है, उसके बावजूद भी ऐसी हिमाकत करना, ये जानते हुए कि सर्कमस्टांसेस अभी चीन के फेवर में नहीं है। देखिए, चीन के फेवर में अगर देखिए, चीन की जो ताकत है वो उसकी इकोनॉमी है, उसकी चीन की जो ताकत है वो उसकी टेक्नोलॉजी है। दरअसल चीन को अगर झुकाना है तो सबसे ज़्यादा अच्छा जो कदम होगा, जो मुझे लगता है, हालांकि ये रक्षा विशेषज्ञ हैं या तमाम जो ऑफिशियल्स हैं वो डिसाइड करेंगे, चीन को सबसे अच्छा झटका दिया जा सकता है उसके जो चाइनीज गुड्स हैं उनको आप बाइकआउट कर दीजिए। आप सरकार आए सीधे तौर पर एक आदेश दे कि चीन के जो भी सामान है वो इस समय इस तारीख से ना तो इस देश में बिकेंगे ना ही खरीदे जाएंगे, पूरी तरीके से बाइकआउट कर दिए जाएंगे। तब जाकर चीन को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी ऐसी कंट्री है जो उसके सामान का कंजप्शन करती है। लेकिन तुषार, आज तक न जाने ऐसे कितने ही मौके आए हैं जब भारत में ये मांग बार बार उठी है कि जो भी चीनी सामान है उसको रोक देना चाहिए और कोई भी चीनी सामान यहाँ पर नहीं बिकेगा। यहाँ तक कि कई दफा दिवाली के मौके की हम बात करें तो कई दफा यह भी हुआ कि इस बार चीन का कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन सरकार की ओर से अभी तक इसको लेकर कोई ठोस कदम आज तक नहीं उठाया गया, या फिर सरकार ने कभी भी इसको लेकर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया कि अब हम चीनी सामान नहीं खरीदेंगे या फिर किसी भी तरीके से चीन का कोई भी सामान भारत में नहीं बिकेगा। देखिए, बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड पे इस चीज़ को समझे तो चाइनीज गुड्स जो होते हैं वो बहुत चीप एंड बेस्ट होते हैं। क्वालिटी में भले ही कॉम्प्रोमाइज होता है लेकिन आपको देखने में खूबसूरत लगते हैं, आपके चलते ठीक हैं और उसके बाद आपको सस्ते में पड़ जाते हैं। यही वजह है कि ना सिर्फ इंडिया बल्कि अमेरिका और तमाम दूसरे देश, एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका नाम अगर मैं लूँ तो वो कंपनी जो है वो भी उस चाइना के ही बैटरी और दूसरे एक मोबाइल फ़ोन की कंपनी है वो भी उसके सामान का इस्तेमाल करती है। तो ऐसे में चाइना का एक बहुत बड़ा इस पर एक संप्रभुता है और संप्रभुता के साथ साथ उसका पूरा एक कहना चाहिए मार्केट पे उसका पोजीशन है। लेकिन उस पोजीशन के साथ साथ एक बहुत बड़ी वजह ये रही कि 45 साल से कोई संघर्ष नहीं हुआ चाइना के साथ, छिटपुट घटनाएं होती रही तो सरकार भी इस तरफ नहीं सोचती रही। लेकिन अब सैचुरेशन पॉइंट दिखाई देने लगा है। चाइना ने जो हरकत की है इस पूरी घटना को, जो मांगे आप जिन मांगों का आपने जिक्र किया कि समय समय पर ये मांगे उठती हैं कि चाइनीज गुड्स को बाइकआउट करो, अब वो अपने एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, सरकार को चाहिए कि अभी ये कदम उठाए। चाइना की कमर टूट सकती है, अगर चाइना की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी तो सीधे तौर पर यह मानकर चलिए कि चाइना आपके आगे घुटने टेकेगा। इसके अलावा वॉर, क्योंकि हर रक्षा विशेषज्ञ का कहना एक साफ सा है कि जंग इसका समाधान नहीं, डिप्लोमेसी के टेबल पर आपको जाना होगा। और कोई पहली मर्तबा नहीं, 2017 में डोकलाम के टाइम पर भी हमने यही किया था, डिप्लोमेसी के आगे झुकाया था चीन को और चीन वापस गया था। तो डिप्लोमेसी के जरिए हम झुका सकते हैं और खासकर तब जब इंटरनेशनल फोरम पर हम देखें, इजराइल हमारे साथ है, फ्रांस हमारे साथ है, ब्रिटेन हमारे साथ है, अमेरिका पहले से ही चाइना के खिलाफ एक फ्रंट खोल के क्योंकि आपने अमेरिका का जिक्र किया तो खबर यह भी आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप भी हाई लेवल मीटिंग ले रहे हैं और पूरी नजर लगातार बनाए हुए हैं भारत की स्थिति पर, भारत चीन में जो तनाव लगातार बढ़ा उस स्थिति पर, उसको लेकर कोई जानकारी अभी तक मिल पा रही है क्या? ट्रंप की तरफ से एक जो बहुत ही प्राइमरी लेवल पर एक स्टेटमेंट दिया गया, वो ये दिया गया कि मैं इस पूरी सिचुएशन पर नजर बनाए हुआ हूं, आगे देखेंगे होगा क्या। देखिए, अभी शुरुआती बहुत डिप्लोमेटिक स्तर पर जब चीजें होती है बहुत खुलकर शुरुआत में नहीं कहा जाता। चाइना का मुद्दा अलग है क्योंकि यूएन के अंदर देखा जाए वो एक खुद में एक महाशक्ति है और स्थायी सदस्य है, इसलिए उसके पास वीटो पावर है, इसलिए बहुत ज्यादा खुलकर सामने नहीं आएंगे। पाकिस्तान का मुद्दा अलग होता है, चाइना का मुद्दा अलग है। ऐसे अमेरिका ये बहुत हद तक तय है कि वो भारत के साथ देगा और भारत के साथ अगर अमेरिका आता है तो देखिए, अमेरिका की भूमिका को अगर हम देखें तो अमेरिका दोनों तरफ खेलने वाले प्लेयर्स में से है। वो हमारे तरफ साथ खड़ा रहेगा लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसको फायदा दिखेगा तो वो दूसरे देश की तरफ भी झुक सकता है। लेकिन उसका हमारे साथ खड़ा होना भी बहुत बड़ा एक संकेत होगा दूसरे देशों के लिए। इसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया की हम बात करें, रशिया दोनों मुझे लगता है बहुत न्यूट्रल भूमिका निभाएगा क्योंकि उसके चीन से भी बहुत अच्छे संबंध हैं, उसके भारत से भी बहुत अच्छे संबंध है, तो रशिया मुझे लगता है न्यूट्रल होगा। एक बहुत बड़ा देश, एक छोटा सा देश है जो बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, वो है इजराइल, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के साथ प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे संबंध हैं। पुलवामा अटैक का मैं जिक्र करूंगा, पुलवामा अटैक जब हुआ था इजराइल का सबसे पहले मुझे लगता है पहले दूसरे नंबर पर स्टेटमेंट आ गया था और उन्होंने छुटते ही कहा था
कि हम भारत के साथ हैं, अगर जंग लड़नी होगी तो भारत के हम साथ खड़े रहेंगे। इजराइल ने बहुत सी अपनी टेक्नोलॉजीज, डिफेंस टेक्नोलॉजीज इंडिया को दी हैं, तो अगर इजराइल के टेक्नोलॉजी, अगर जंग के हम एस्पेक्ट पे बात कर लें तो इजराइल की अगर टेक्नोलॉजी हमारे साथ होगी तो फिर हमें बहुत बड़ी एक कामयाबी मिलने जाएगी। फिलहाल ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत हद तक डिप्लोमेसी भी मैटर करती है। यूएनएससी के पटल पर अगर ये मामला जाता है तो फिर अमेरिका का साथ होना, ब्रिटेन का साथ होना, हालांकि हम बहुत बड़ा कुछ वहां नहीं कर पाएंगे क्योंकि चाइना खुद स्थायी सदस्य, वो वीटो कर देगा अपने खिलाफ किसी प्रस्ताव के, लेकिन उसके बावजूद भी फ्रांस, रशिया अगर न्यूट्रल भी रहता है तो ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, ये तीन हमारे साथ होंगे, तब भी हमारा पलड़ा भारी जरूर नजर आएगा। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो चीन को हराने का सबसे अच्छा तरीका इस वक्त है कि डिप्लोमेसी के पटल पर खेला जाए। अपडेट जरा दर्शकों को दे दें। मौके के मुताबिक जवाबी कार्रवाई की गई है। अभी तक जो आपको जानकारी दे रहे हैं, देखिए एलएसी के कई इलाकों में लगातार जो अभी तक एक्टिविटीज थी, जिस तरह से हाईवे को बंद कर दिया गया है, आईटीबीपी वहां पर लगातार तैनात है, श्रीनगर लेह हाईवे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। और एसके जिंदल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड एयर मार्शल हैं। जिंदल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, पहुंच चाहिए, बोलिए सर। अभी जो हम जिस स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रहे हैं और जिस डिप्लोमेसी पर अभी फिलहाल में हम चीन को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या अभी इतना ही काफी है या फिर हमें इस और भी कुछ एक्शन प्लान तैयार कर लेना चाहिए? नहीं, अभी जैसे इनको लगता है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा हमें अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी और हमें इनकी तरफ से जो हमारी बॉर्डर जो है इनके साथ में, तो वहां से हमें उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया था कि ये हमारा जो दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप जो है वो एक्टिव हुई है, तो वहां से अपना जो आर्मी के सामान, आर्मी के जितने भी टैंक्स हैं, जहाँ उनका जो मिशन वगैरह है, उस तरफ से स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। अच्छा सर, एक और मैं सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि इस वक्त जिस तरह के हालात बने हुए हैं, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि हमें एक बार फिर से चीन को अपनी पावर का रियलाइजेशन करा देना चाहिए। क्या आप भी ये मानते हैं कि हम कितना स्ट्रांग हैं या फिर हमारी सेना कितनी स्ट्रांग है, इसके दर्शन, छोटे से दर्शन जरा चीन को करा देने चाहिए? नहीं, वो तो है, बिल्कुल बताना अभी जरूरी है, क्योंकि जैसे वो कई महीनों से डकलाम के बाद ये उल्ट पुल्ट कर रहा है, उसको सबसे बड़ी तकलीफ जो है, ये हमारी जो रोड बन रही है, उसको रोड जो करकम रोड हमारी लीड करेगी डीबीओ तक जा रही है, दौलत बेग ओल्डी फील्ड तक, वो उसको उससे तकलीफ है कि कराकरम तक जो हमारा इंडिया का कंट्रोल हो जाए। इसको वो डिस्टर्ब करने के लिए इस एरिया से अपना ये जो कुछ ना कुछ हलचल कर रहा है। और जैसे मुझे मालूम हुआ है कि कहते गोलीबारी नहीं हुई है, ये सिर्फ इन्होंने पत्थरों से, जहाँ रॉड से, आयरन रॉड से ये अटैक हुए किए हैं जी। और जैसी हमारी रिपोर्ट आर्मी की है कि उसमें हमारे जितने 17 जवान जो हैं, क्योंकि वेदर कंडीशन बहुत वहां पर सर्दी, बर्फ बहुत है, ठंडी बहुत है, उससे उनकी डेथ हुई है। 3 जो हैं, एक कर्नल और 2 जवान, जो उनकी वहां से एक्चुअली इनके आपस में जो मुठभेड़ हुई है उसमें हुआ है। तो मेरा ये है कि अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी तो जैसे दिखाई दे रहा है, चाहे डिप्लोमेसी के साथ साथ हमें अपनी जो बॉर्डर्स हैं उसके ऊपर उसको स्ट्रेंथन करना जरूरी है। सर, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट हैं, आपने देखा है हमारी क्या सैन्य ताकत है और हमारे कहाँ एक्सपर्टीज हैं, अगर ऐसे में कंपैरेटिवली देखा जाए तो हम चीन से कहाँ स्ट्रांग हैं अभी फिलहाल में? देखिए, ये इस बॉर्डर के ऊपर तो ये हमें इंडिया पूरी तरह काफी स्ट्रांग है, क्योंकि ये चाइना के वेस्ट में पड़ता है और हमारे इंडिया के साइड में है। तो इंडिया से हमारी फौजें तो सिर्फ थोड़ी, हमारी रोड जो है फिंगर 3 से फिंगर 4 तक अभी पूरी बनी नहीं है, ताकि हम वो जो दैट रोड तक, अगर वहां तक हमारी रोड बन जाती है तो फिर भी हम जो डिस्प्यूटेड एरिया उसमें अपने व्हीकल के साथ मूवमेंट कर सकते हैं। अभी तक बाकी तो जो हमारी रोड है पूरी बन रही हैं, तो हम इंडिया इस एरिया के अंदर, इस सेक्टर के अंदर बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपके पास आती हूँ, संजय सिंह पॉलिटिकल एडिटर भी जुड़ गए हमारे साथ में, आप बने रहिएगा सर। संजय जी, अभी जो स्थिति लगातार बनी हुई है, क्या आपको लगता है कि फिलहाल में जो अभी तक भारत की स्ट्रेटेजी है वो पर्याप्त है, क्योंकि कल से लेकर अब तक सिचुएशन बहुत बदल चुकी है? देखिए, भारत की स्ट्रेटेजी बहुत ही ठीक चल रही है और अभी सीसीएस की जो बैठक हुई है, सुरक्षा मामलों की जो कैबिनेट होती है उसकी बैठक हुई है, उस बैठक में अभी क्या कुछ निकल करके आना बाकी है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत की जो रणनीति है, जो
वो बहुत ही सही दिशा में चल रही है। सेना को खुली छूट दे रखी गई है। कूटनीतिक लेवल पर भी बातचीत का रास्ता बंद नहीं किया गया है। इसलिए आपने देखा होगा या मीडिया के बाकी लोग भी देख रहे होंगे कि इस पर विदेश मंत्री का और हमारे प्रधानमंत्री का कोई स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक। उन्होंने नाम लेकर के कुछ भी पब्लिक डोमेन में नहीं बोला है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। मीटिंगों में इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन पब्लिक डोमेन में चाइना का नाम लेने से बच रहे हैं, इसलिए कि कूटनीतिक लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत का रास्ता खुला रहे। अगर वो कुछ इस तरह की घोषणा पब्लिक डोमेन में कर देते हैं अपनी जुबान से, तो उसके मायने कुछ और हो जाते हैं। तब सरकार से सरकार के बीच का मामला हो जाता है। अभी मामला सेना और सेना के बीच का है, लेकिन सेना को भारत में पूरी खुली छूट दे रखी है। उन्हें कहीं कोई रोक नहीं है। उन पर सरकार का ये कहना है, डिफेंस मिनिस्ट्री का ये कहना है, सीसीएस का ये कहना है कि आप वहां पर अपने जमीन की रक्षा करिए। एलएसी जो निर्धारित है, जिस पर एक सहमत बनी थी एग्रीमेंट के तहत भारत और चाइना के बीच में, उसकी रूपरेखा को अगर कोई बदलने की कोशिश करता है तो हम उसका प्रतिकार करेंगे और जम के प्रतिकार करेंगे। यही वजह है कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर जो ये घटना घटी है एलएसी पर गलवान घाटी में, वहां चाइना बदलने की कोशिश कर रही थी। उसे जो सीमांकन है उसको बदलने की कोशिश कर रही थी। तो क्या संजय जी इसके मायने ये निकाले जाएं कि अभी जो भारत की स्ट्रेटेजी है वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि अभी हम अपनी तैयारी कर रहे हैं अंदर ही अंदर, लेकिन आपको बताएंगे नहीं कि हम किस हद तक तैयार हैं, और इस बीच आप पर इंटरनेशनल प्रेशर भी हम करवाएंगे? बिल्कुल। देखिए, चाइना ये सबको पता है कि चाइना एक महाशक्ति है और उससे कैसे निपटना है। भारत को भी पता है कैसे निपटना है। इसलिए पब्लिक डोमेन में खुल करके बोल करके निपटना नहीं होता है। जैसा कि बहुत सारे नेता और बहुत सारे लोग दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं, रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं। इसके पीछे की स्ट्रेटजी है। बोलने से कुछ नहीं होता है, हमें काम करना होता है। और 2 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस 2 दिन में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हम किस लेवल पर किस तरीके से निपटना चाहते हैं, चाहे वो बाजार का लेवल हो और चाहे वो आर्मी का लेवल हो। हम बाजार लेवल पर भी जो उनसे व्यवसाय करते हैं, उस व्यवसाय पर भी मुझे लगता है कि बहुत सारी डिसीजन लिए जाएंगे। तो क्या ये मानकर चलें कि अभी तक जिस बाजार को बंद करने की मांग हमेशा होती रही कि चीन से जो भी हमारे व्यवसाय संबंध हैं उनको रोक देना चाहिए, क्या इस और वाकई इस बार भारत कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि सडनली सारे व्यापार का जो सारे रास्ते बंद कर दे, ऐसा नहीं होगा मुझे लगता है। लेकिन बड़ी चोट देने की कोशिश की जानी चाहिए। और जो सूत्र बताते हैं उस सूत्रों को लिहाज से यही बात चल रही है सरकार के अंदर कि हम किस तरीके से, जो भारत एक बड़ा बाजार बना हुआ है चाइना के लिए, वो हमारे बाजार का भी इस्तेमाल करता है और उसके अलावा आंखें भी तरेरता है एलएसी पर, जहां पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ वहां पर एक ईगो की लड़ाई है। और वो हर 1962 के बाद वो बराबर बढ़ता ही गया है वहां पे। हमेशा वो सीमांकन को बदलने की कोशिश करता है, दबाव डाल करके। 40 किलोमीटर आगे आ जाओ, फिर 10 किलोमीटर पीछे चले जाओ। इस तरह से 1962 के बाद तो न जाने कितनी जमीन हड़प ली है। तो ये अब नहीं चलने वाला है। अभी भारत सरकार इस मामले में पूरी तरह मुस्तैद है और एकदम क्लियर है उसका जो स्ट्रेटजी है कि हम इस सीमांकन को नहीं बदलेंगे। हमारे आपके बीच जो एग्रीमेंट है एलएसी को लेकर के, उस पर हम नहीं बदलेंगे और उसी पर आपको कायम रहना होगा। अच्छा, मतलब हमारी प्रायोरिटी ये है फर्स्ट कि जो हमारे करार हुए हैं उन करार पर एक बार फिर से चीन को वापस लाया जाए, और यही हमारे लिए अचीवमेंट होगी जिसको लेकर अभी तक प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल। 1993 में जो एग्रीमेंट हुआ था, एलएसी को बहाल रखा जाएगा। जहां पर जिसकी सेना है वहां पर रहेगी। हम एक दूसरे के सोवरेनिटी का ख्याल रखेंगे, वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे। अगर कोई बात उलझती है तो बातचीत से सुलझाएंगे। तो इस चीज का आपको मान रखना ही होगा। अगर आपने नहीं मान रखा है तो भारत उसका कूटनीतिक और आर्मी, सेना के सशस्त्र बल की तरफ से भी उसका पुरजोर विरोध करेगा। जैसा कि सोमवार की रात ये देखने को मिला कि हमारे सैनिकों ने पूरा उनका जवाब दिया और जम करके जवाब दिया। जी एसके जिंदल सर, जो अभी संजय जी ने बात कही कि हमारा करार ये कहता है कि आप सैन्य ताकत का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, आप हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यानी आप फायरिंग नहीं कर सकते हैं,
लेकिन एक अलग तरीका निकाल लिया गया। बांस तैयार किए गए जिनमें कील तैयार की गई और उन कीलों से हमला कर करके चोटिल किया गया हमारे जवानों को। एक नया तरीका इजाद कर लिया गया हमला करने का और इसी हिंसक झड़प में हम अपने जवानों को खो देते हैं। वो बात और है कि हम इसमें मुंह तोड़ जवाब देते हैं, लेकिन क्या इस बीच ये कहना सरकार का कि अभी सैन्य बलों को पूरी छूट है, अगर वहां पर कोई भी अब इस तरह का हमला होता है तो आप तुरंत से मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा? ये तो हमेशा से रहता है सेना के पास में कमांड कि अगर कोई हमला होता है तो आपको उसके लिए किसी फैसले का इंतजार नहीं करना बल्कि आपको मुंह तोड़ जवाब देना है। देखिए, बिल्कुल ठीक जो संजय जी कह रहे हैं कि अभी आज की डेट में हमारी सरकार कोई इसके ऊपर अपना कोई कमेंट देना नहीं चाहती, क्योंकि अगर कुछ प्रधानमंत्री या डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं तो फिर वो बात एक कंट्री के दूसरे कंट्री के डिस्प्यूट में आ जाती है। अभी तो ये इशू ऐसा है कि इसमें आर्मी टू आर्मी डील करने का है। इंडियन आर्मी जो है उनके जो एरिया है जिसके अंदर डिस्प्यूटेड एरिया है जिसमें उनको सिर्फ पेट्रोलिंग करने का अधिकार है, दोनों इंडियन साइड और चाइनीज साइड। अगर उन्होंने अपने टेंट लगाए हैं तो इंडियन साइड ने भी कुछ टेंट लगवाए हैं। तो आइडिया ये है कि इनको आपस में आर्मी को, दोनों आर्मी चाइनीज और इंडियन आर्मी को आपस में इनको रिजॉल्व करना है। उसका ये है कि इंडियन आर्मी पूरी अपनी जोर शोर से कोशिश कर रही है कि उनको पीछे धकेला जाए जो उनका एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो इसके लिए ये आर्मी टू आर्मी चल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये हमारी आर्मी पूरी सशक्त है और ये इनको पीछे तक उनकी लाइन तक रख ले। तुषार, आप तक कोई अपडेट अभी पहुंचा हो? तुषार, आप सुन रहे हैं क्या इस वक्त? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन देखिए अभी मौके के मुताबिक छूट की कार्रवाई की छूट अभी दी गई है। सेना के कमांडर्स को खुली छूट दे दी गई है। आईटीबीपी के जवानों की तैनाती भी अब सेना ही करेगी। देखिए पहले आईटीबीपी रहती है और उसके पीछे सेना। जैसे ही इस तरह का कोई भी मूवमेंट होता है उसके बाद आईटीबीपी पीछे और हमारे सैनिक आगे आ जाते हैं, और ऐसा ही उस दौरान में भी हुआ। सेना के कमांडर्स को अब खुली छूट दी गई है कि अगर कोई भी इस तरह का मूवमेंट होता है तो आपको तुरंत पूरा अधिकार है कि आप मुंह तोड़ जवाब दें। ऐसी किसी भी कार्रवाई को लेकर अब सैनिकों को छूट दी गई है, सेना को अभी छूट दी गई है। सेना कमांडर्स अब इस पूरी की पूरी अभी प्रक्रिया को लीड कर रहे हैं। एक तरफ कूटनीतिक दबाव बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। तुषार, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? आप अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है, अगर आपका आवाज पहुंच रही है। हाँ बिल्कुल तुषार। तुषार, अपडेट दीजिएगा, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? शायद एक बार फिर से आवाज नहीं पहुंच पा रही तुषार के पास में। हमारे साथ तमाम मेहमान और भी लगातार बने हुए हैं। संजय सिंह हमारे साथ लगातार बने हैं, एसके जिंदल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय जी, अभी जो स्थिति लगातार बनी हुई है उसके लिहाज से अभी जो लोग हैं उनमें एक बार फिर से बहुत तेजी से गुस्सा बढ़ रहा है और एक बार फिर से हम देख रहे हैं मुहिम सी एक बार छिड़ चुकी है और एक बार फिर से सभी लोग ये कह रहे हैं कि साहब एक बार फिर से जो चीनी सामान है उसका बैन होना चाहिए। लेकिन इस बीच राहुल गांधी सवाल पूछ रहे प्रधानमंत्री मोदी से कि आप जवाब दीजिए कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। कल अखिलेश ने भी यही ट्वीट किया था कि आप एक्चुअल सिचुएशन क्या है जनता को बताएं। संजय जी, ये हमारे विपक्षी दलों की बहुत ही वाहियात सोच है, वाहियात बात है। ऐसे समय में जब सीमा पर हमारी सेना लड़ रही है और सेना के 20 जवान शहीद हुए हैं, फिर सरकार से इस तरह का जवाब मांगना, सब कुछ पब्लिक डोमेन है, सबको पता है क्या है। वो भारत सरकार से कौन सा जवाब मांग रहे हैं, क्या जवाब मांग रहे हैं? क्या ये नहीं पता है कि 1962 कब हुआ था? 1962 के बाद आज तक चाइना के साथ यूपीए सरकार या उसके पहले की कांग्रेस सरकारों ने क्या किया, ये सबको पता है। ये सिर्फ ये है कि ये हर मुद्दे को लपकने की कोशिश करते हैं कि इससे भारतीय जनमानस में सरकार के प्रति एक आक्रोश पैदा होगा और उनको फिर से सत्ता में आने का मौका मिलेगा। ये बहुत ही खतरनाक बात है और बहुत ही गंदी सोच है, बहुत ही गंदी बात है। हर चीज को एक अवसर के रूप में लपकने की जो कोशिश है ये बहुत गंदी। आज की तारीख में हमारे विपक्षी दलों को या दलों को एकजुट होकर के एक राग में बात करना चाहिए। संजय जी, मैं एक सेकंड के लिए बस आपको रोक रही हूँ। खुद इंतजार क्योंकि किया जा रहा था कि सरकार कुछ बोले। फिलहाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से ट्वीट किया गया है। लिखते हैं, सैनिकों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। और भारत चीन झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये ट्वीट, जिसमें वो कहते हैं कि जो स्थिति अभी इस वक्त सामने आई है गलवान में सैनिकों की शहादत से मैं परेशान हूं और दुखी हूं। सैनिकों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये ट्वीट, बैठक, हाई लेवल की बैठक और उसके बाद में उनका ये ट्वीट जिसमें वो ये लिख रहे हैं कि भारत चीन झड़प पर जो ट्वीट करते हुए गलवान में सैनिकों की शहादत से परेशान और दुखी हूं। संजय जी,
एक फॉर्मल ट्वीट है। जाहिर सी बात है कि सर्वोच्च सेनाओं का जो मुखिया होता है, एक तरीके से रक्षा मंत्री होता है। वैसे राष्ट्रपति को आप मान सकते हैं सुप्रीम कमांडर, लेकिन वर्किंग पोजीशन में तो रक्षा मंत्री होता है। और रक्षा मंत्री ने एक शोक संवेदना अपनी व्यक्त की है, वो एक फॉर्मल ट्वीट है। आप अगर प्रधानमंत्री के लेवल से और विदेश मंत्री के लेवल से अगर चाइना का नाम लेकर के कोई बात नहीं होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत सरकार बहुत ही फूक फूक के कदम रख रही है और कूटनीतिक दरवाजे खोल के रखना चाहती है। एक तरफ हम आर्मी को आगे करके, आर्मी को खुली छूट दे करके हम सैन्य तरीके से निपटना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम खुद न बोल करके इस पर कोई भी प्रतिक्रिया न व्यक्त करके कूटनीतिक दरवाजे भी खुले रखना चाहते हैं, ताकि ये जो है कोई भी रास्ता बंद ना हो। देखिए, दुश्मन सशक्त हो है और दुश्मन से लड़ने का तरीका भी अलग होना चाहिए। अभी तक जो सरकारों ने जो कुछ भी किया है, देश को पता है इसके पहले तक क्या होता रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर डेवलपमेंट हुआ होता वहां पर तो ये स्थिति नहीं आती। एलओसी तक इन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं किया। कांग्रेस सरकारों ने सिर्फ इसलिए डेवलपमेंट नहीं किया कि उनको ये डर था कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर का, इन सड़कों का उपयोग चाइना पीएलए कर लेगी, चीनी सेना करके और भारत में घुस जाएगी। 1962 के डर से वो कभी उभर ही नहीं पाए। ए.के. एंटनी साहब जब रक्षा मंत्री थे, हम लोगों से डिफेंस करेस्पॉन्डेंट से वो आप रिकॉर्ड बहुत सारी बातें बोलते थे। वो खुद कहते थे कि इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं किया गया एलएसी पर कि चाइना उसका इस्तेमाल कर लेगी। इस डर की वजह से हमारी आर्म फोर्सेज के मूवमेंट में इतनी दिक्कत हुई वहां पे कि आज हम इस पोजीशन में नहीं आ पाए। इधर अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार जब थी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब जब रक्षा मंत्री थे, तो सड़कों के विस्तार की योजना बनी और आपके जो सेकेंड वर्ल्ड वार समय के जो हवाई पट्टियां थी, जो बेकार पड़ी हुई थी, 7 हवाई पट्टियां हमारे एलएसी के तीनों खंडों में, ईस्टर्न खंड, मिडिल खंड और वेस्टर्न खंड में, उन 7 पट्टियों को चालू करने का काम शुरू हुआ, जो अब जाकर कंप्लीट हुआ है। यही तो प्रॉब्लम है चाइना को। चाइना को लगता था कि भारत को ऐसे दबाए रखेंगे, हम ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, भारत वहां तक पहुंच नहीं पाएगा, वहां प्रतिकार नहीं कर पाएगा, हम जैसे चाहेंगे वैसे एलएसी की बाउंड्री को जो है अपने हिसाब से आगे पीछे करते रहेंगे। तो अब ऐसा नहीं हो रहा है। उसको दिक्कत इसी बात की है। उसको सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि स्वयं से और जरूरत पे ओल्ड ईस्ट तक जो सड़क 250 किलोमीटर जो बन रही है, इसका 75% काम पूरा हो चुका है। उसको लेकर उसको दिक्कत है, क्योंकि हमारा मूवमेंट इतना तेज होगा कि हमारे जो कन्वाय है वो बहुत समय से पहुंच जाएंगे, बहुत तेजी से पहुंच जाएंगे वहां बॉर्डर तक, एयर स्ट्रिप को। और दौलत बेग ओल्डी को हमने एयर स्ट्रिप जो चालू की है, उससे तो बहुत ही खतरा है चाइना को, क्योंकि हमारे जो वायु सैनिक हैं, जो सैनिक हैं, जहाज के मार्फत, परिवहन जो विमानों के मार्फत वहां तक पहुंच सकते हैं आसानी से, और हमारे फाइटर प्लेन वहां से उड़ान भर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो चाइना को नागवार लग रही हैं। अभी तक चाइना ये सोचता था कि भारत दबा हुआ है, हम दबा कर रखेंगे, लेकिन जब हम सिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको ये अपनाहट हो रही है, और वो अपनाहट का ही नतीजा है सोमवार की रात की घटना। जी ठीक है, मैं संजय जी आपके पास आती हूँ। एसके जिंदल जी, क्योंकि कल तक ये था कि हमारे कम जवान शहीद हुए हैं, लेकिन शाम होते होते तक ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता है। दरअसल मैं समझना चाह रही हूँ कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या कुछ रही होगी कि पहले जानकारी मिलती है कि हमारे जवान कम शहीद हुए हैं और चीन के ज्यादा, उसके बाद में फिर एक और नया आंकड़ा था जिसमें हमें पता लगता है कि हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं और उधर 40। नहीं, ऐसा मैंने बताया ना कि ये इससे पहले जो सुबह कल जो खबर आई थी कि हमारे 3 जवान, जिसमें 2 जवान हैं और एक ऑफिसर कर्नल लेवल का, जो मोस्ट प्रोबेबली वो वहाँ का कमांडिंग ऑफिसर हुआ, तो शायद वो उनकी मार्टियरडम के बारे आया था। लेकिन जब 20 तक शाम को जो न्यूज है उसमें उन्होंने 20 बताए, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली जो आर्मी हेडक्वार्टर से जो मैसेज है कि सारा जो लोग हैं वो बेसिकली जो है वहां पर सर्दी से होते हुए उसके कारण उनका डेथ हुई है। इंजर हुए थे, वो इंजरी हुई थी उनको, लेकिन वो डायरेक्ट उसकी डेथ जो है उसका कारण जो है सिर्फ उनका अटैक नहीं है, उनके वो वहां पर जो एक्चुअली वहां पर जो एरिया है वो 17,000 फीट के ऊपर जो सारा जो टेम्परेचर इतना लो है और वहां पर इतनी सर्दी है, तो उससे उनकी डेथ के बारे में बताया गया। मैं आप सभी के पास वापस लौटती हूँ। फिलहाल रुक रहे हैं बहुत ही छोटे से ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार भी देंगे आपको हर अपडेट। बने रहिए हमारे साथ।